मेरी कोशिश यही होगी कि किसी तरह यांग को इस जजीरे पर बुला लूँ। इसके बाद यांग की रूह से भी मैं वाटर पावर के मुतालिक मालूमात हासिल कर लूँगा। इमरान ने इंतहाई संजीदगी से सारी तफसील बताते हुए कहा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और तनवीर अंदर दाखिल हुआ। अरे तुम फिर आ गए, क्या नींद नहीं आई या मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया है? दरअसल तुमने मच्छरों को अपना नाम नहीं बताया होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान, मैं मुलाका कमरे में था और मैंने तुम्हारी सारी गुफ्तगू सुन ली है उस ऊपर वाले मुलाका रोशनदान की मदद से। मैंने फ़ैसला किया है कि मैं तुम्हारी जगह जोटान जाऊंगा। फिर मैं देखूंगा कि ये कोमो और यांग किस तरह वाटर पावर के मुतालिक तफसील नहीं बताते। तुम मेरे कमरे में रहो, मैं तुम्हारे मेकअप में होटल शंघाई जाऊंगा, तनवीर ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। कमाल है, अभी तो तुमने कोमो की सिर्फ तारीफ़ ही सुनी है, उसे देखा तक नहीं और अभी से ये इरादे हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? मैंने कोमो की कब बात की है? मैं लानत भेजता हूँ ऐसी औरतों पर, तनवीर ने बुरी तरह बफरते हुए कहा। औरतों पर यानी कि सारी औरतों पर? नहीं नहीं, ये तो ज़्यादती है। हुकूक निस्वा वाली निस्वा ने सुन लिया तो एक एहतजाजी जुलूस निकाल देंगी शहर में, ताकि सियासी मकसद भी हासिल हो जाए और फैशन परेड भी हो जाए। आखिर इन सब निस्वा के अपने अपने बूतीक हैं, मुफ्त में इनकी पब्लिसिटी भी हो जाती है और सियासत भी हो जाती है। इसे कहते हैं एक टिकट में दो तमाशे, बल्कि बगैर टिकट के दो तमाशे। इमरान की ज़बां एक बार फिर चल पड़ी। नहीं तनवीर, चीफ ने इमरान को लीडर बनाकर भेजा है तो हमें इमरान की हिदायत के तहत ही काम करना होगा, जूलिया ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। वो जूलिया की नफ्सियात अच्छी तरह समझता था। ठीक है, तनवीर ने झटकेदार लहजे में कहा और फिर कुर्सी घसीट कर बैठ गया। ओके, तमाम डिस्कशन मुकम्मल हो गई है, इसलिए अब मुझे इजाज़त, ताकि सुबह मैं कोमो के हुस्न जहाँ सोस के जले हुए खुरमन की खोशा चीनी, मेरा मतलब है राख चीनी कर सकूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ। सुनो, अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो फिर इससे पहले तुम मेरे हाथों जिंदा दफन हो जाओगे, इस बात का ख्याल रखना, जूलिया ने होंठ काटते हुए कहा। एक बात कान खोलकर सुन लो मिस जूलियाना फिटर वाटर, मैं जो कुछ भी करूँगा और जो कुछ भी कहूँगा एक ख़ास मकसद के तहत होगा। अगर तुमने मेरी हिदायत के बरअक्स अपने जज्बात की वजह से कोई मुदाखलत करने की कोशिश की तो फिर यकीन रखना कि वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा होगा। मैं इस मिशन के दौरान कोई ऐसी हरकत कतन बर्दाश्त नहीं कर सकता जिससे मेरा मंसूबा फेल हो जाए और इसका नतीजा करोड़ों अरबों मुसलमानों को हलाकत की सूरत में भुगतना पड़े, इमरान ने किसी दरिंदे की तरह गुर्राते हुए कहा। उसका लहजा ऐसा था कि जूलिया का जिस्म बेख्तियार कांपने लग गया। उसका चेहरा यकलक जर्द पड़ गया था और इमरान एक झटके से मुड़ा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। कमरे में वाकई मौत की सी खामोशी तारी थी। न जाने क्या समझता है अपने आप को, काफ़ी देर बाद तनवीर ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो ठीक कह रहा है तनवीर, इस मिशन के मुतालिक उसके जो जज्बात ज़ाहिर है ऐसे होने ही चाहिए। हमारे जज्बात भी ऐसे ही हैं और ये मिशन शायद सीक्रेट सर्विस और हमारी ज़िंदगियों का सबसे मुश्किल और कठिन मिशन साबित होगा। ये मिशन एक पुल सिरात है जिस पर चलते हुए हमें हर कदम इंतहाई फूक फूक कर रखना होगा, सफदर ने जज्बाती लहजे में कहा और सब मेंबर्स हत्ता कि जूलिया तक के सर भी इस बात में हिलने लगे। वो सब सफदर से पूरी तरह मुतफ़िक नज़र आ रहे थे। कोमो बड़ी बेचैनी के आलम में कमरे में टहल रही थी। वो दोपहर को ही जोटान जजीरे पर पहुंच गई थी, लेकिन इमरान को अभी तक पकड़ा ना जा सका था। फ़ान और उसका ग्रुप मुसलसल इमरान को तलाश कर रहा था, लेकिन इमरान और उसका हबशी साथी कुछ इस तरह गायब हो गए थे कि ढूंढने से ना मिल रहे थे। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, कोमो की न सिर्फ बेचैनी बढ़ती जा रही थी, बल्कि अब उसे फ़ान और उसके साथियों पर गुस्सा भी बेपनाह आ रहा था। अगर यहाँ अपने मुल्क में फ़ान और उसके साथियों का ये हाल था कि वो अपना शिकार तलाश ना कर पा रहे थे, तो दूसरे मुल्क जाकर उनका क्या हाल होगा। उसे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने ग्रुप के लिए कैसे आदमी मुंतखब किए हैं जो पहले ही कदम पर नाकामी का शिकार हो रहे हैं। हालांकि उसने अपने तौर पर यांग की पूरी तंजीम में से सबसे बासलाहियत आदमी मुंतखब किए थे। उसके साथ साथ उसे ख्याल आ रहा था कि यह अली इमरान वाकई कोई आम आदमी नहीं है। अब उसे कुछ कुछ उसकी अहमियत का एहसास हो रहा था। अब रात काफ़ी गुजर चुकी थी और कोमो अब जहनी तौर पर यह सोच चुकी थी कि फ़ान और उसके साथी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, इसलिए कल वो खुद उस इमरान की तलाश करने की कोशिश करेंगी। और अभी वो कमरे में टहलते हुए यही बात सोच रही थी कि मेज़ पर रखे हुए ट्रांसमीटर में से सीटी की तेज़ आवाज़ निकलने लगी और कोमो चौंक कर इस तरह ट्रांसमीटर की तरफ झपटी जैसे चील गोश्त पर झपटती है। उसने ट्रांसमीटर का बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, फ़ान कॉलिंग ओवर। बटन दबते ही फ़ान की पुरजोश आवाज़ सुनाई दी। यस, कोमो अटेंडिंग ओवर, कोमो ने तेज़ और इश्तियाक भरे लहजे में कहा। मादाम, हमने इमरान को बेहोश कर लिया है,
उसका हफ्शी साथी नहीं मिला। ओवर, फ़ान ने पुरजोश लहजे में कहा। ओह वेरी गुड, पूरी तफसील बताओ। ओवर, कोमो वाकई मसरत से उछल पड़ी। मादाम, सारे दारुल हुकूमत में मुसलसल तलाश करने के बावजूद इमरान का कहीं पता ना चल रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो बहरहाल अपने कमरे में वापस आएगा। चुनांचे अभी थोड़ी देर पहले वो एक टैक्सी में बैठकर होटल पहुंचा। शक्ल और अंदाज से खासा थका हुआ सा नज़र आ रहा था, जैसे बहुत दूर का सफ़र करके आया हो। उसकी हालत बता रही थी कि वो दारुल हुकूमत से कहीं बाहर गया था, इसलिए हमें बावजूद तलाश के ना मिल रहा था। उसे देखते ही हम चौकन्ना हो गए। हमने उसके कमरे में पहले ही व्यू डिक्टा पीस फिट कर रखा था, इसलिए वो कमरे में दाखिल हो जाने के बावजूद हमारी नज़रों में था। कमरे में दाखिल होते ही वो लिबास बदले बगैर बिस्तर पर इस तरह ढेर हो गया जैसे नींद और थकावट से पागल हो रहा हो, और फिर वो वाकई चंद मिनटों में ही गहरी नींद सो गया। हम फौरी तौर पर हरकत में आ गए और बेहोश कर देने वाली गैस कमरे के दरवाजे में मौजूद की होल से अंदर पंप कर दी, और फिर हम अंदर पहुंच गए। इस वक्त इमरान हमारे सामने बेहोशी के आलम में मौजूद है। अलबत्ता उसका वो हफ्शी साथी उसके साथ वापस नहीं आया। ओवर, फ़ान ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। लानत भेजो उसके साथी पर, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। तुम इसे लेकर फ़ौरन जोटान पहुँचो, मोटर बोट के ज़रिए। मोटर बोट में दाखिल होने तक तुम्हारे साथी तुम्हारी निगरानी करेंगे। इसके बाद तुम मोटर बोट लेकर इमरान समेत अकेले जजीरे पर आओगे। स्पेशल कॉशन दे देना, तुम्हें अंदर आने दे दिया जाएगा। ओवर, कॉमो ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा। यस मादाम, वैसे अगर आप कहें तो ग्रुप इस हफ्शी को तलाश करता रहे। ओवर, फ़ान ने पूछा। नहीं, इस इमरान के अलावा और किसी की कोई अहमियत नहीं है, बस इसका ख्याल रखना कि ये सही सलामत मुझ तक पहुँच जाए। ओवर, कोमो ने कहा। यस मादाम। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया और कोमो ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। फिर मेज़ पर पड़े हुए वायरलेस फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। यहाँ जजीरे में इंतहाई जदीद तरीन इंतज़ामात मौजूद थे। ना सिर्फ यहाँ इंतहाई जदीद जनरेटर से बिजली पैदा होती थी, बल्कि यहाँ वायरलेस फ़ोन एक्सचेंज भी कायम था, जिससे जजीरे के अंदर से दुनिया में कहीं भी फ़ोन किया जा सकता था, लेकिन बाहर से कॉल अंदर ना आ सकती थी, और बाहर से कॉल के लिए ट्रांसमीटर इस्तेमाल किया जाता था। यस, मादाम के रिसीवर उठाते ही एक्सचेंज ऑपरेटर की मुअत्तबाना आवाज़ सुनाई दी। बारान से बात कराओ, मादाम ने इंतहाई तौक़ुमाना लहजे में कहा। बारान इस अड्डे का इंचार्ज था। यस मादाम, होल्ड फरमाए, दूसरी तरफ से कहा गया और मादाम खामोश हो गई। हेलो, बारान अटेंडिंग मादाम। चंद लम्हों बाद ही एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। बारान, फ़ान मोटर बोट पर मेरे शिकार को लेकर आ रहा है। मेरा ये शिकार बेहोश है, तुम इसे रिसीव करके फ़ोन को वापस भिजवा देना और उसे किसी ऐसे कमरे में बंद कर देना जहाँ से अगर ये होश में भी आ जाए तब भी फ़रार ना हो सके। मैं सुबह नाश्ते के बाद इससे मुलाकात करूँगी। कोमो ने सख्त और तहकुमाना लहजे में कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से बारान ने कहा, और मादाम ने रिसीवर रख दिया। उसका जी तो चाह रहा था कि अभी इस इमरान से मुलाकात कर ले, लेकिन फिर ये सोचकर उसने फ़ैसला मुलतवी कर दिया था कि इस तरह जजीरे वालों की नज़र में उसकी अहमियत कम हो जाएगी, और फिर वो अकेले इससे मुलाकात करना चाहती थी, क्योंकि इस इमरान के मुतालिक जो कुछ टीको ने उसे बताया था, उससे उसके जहन में इसके मुतालिक एक अजीब सी तस्वीर बन गई थी। रिसीवर रखकर वो अपने बेडरूम की तरफ मुड़ी ही थी कि अचानक उसे एक ख्याल आ गया, तो वो तेज़ी से पलटी और एक बार फिर उसने रिसीवर उठाकर ऑपरेटर से बारान से रब्ता कायम करने के लिए कहा। यस मादाम, बारान के लहजे में हल्की सी हैरत थी। सुनो, ये इंतहाई अहम आदमी है, इसलिए एक तो इसकी कड़ी निगरानी की जाए, दूसरी बात यह कि मैं इसे ठीक ठाक हालत में मिलना चाहती हूँ। इसे ट्यूरन गैस के ज़रिए बेहोश किया गया है, इसलिए जब तक एंटी ट्यूरन गैस उसे ना सूंघाई जाए वो होश में नहीं आ सकता, लेकिन इसके बावजूद उसकी निगरानी इंतहाई कड़ी होनी चाहिए, और सुबह उसे कड़ी निगरानी में होश में लाया जाए और फिर उसको साफ़ सुथरा करके मेरे सामने लाया जाए। मैं गंदे आदमी की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। मादाम कोमो ने तेज़ तेज़ लहजे में तफसीली हिदायत देते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें मादाम, हम सब आपकी निफासत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, इसलिए आपकी हिदायत पर पूरा पूरा अमल होगा। सिर्फ ये बता दें कि आप सुबह उस आदमी से कहाँ मुलाकात करना पसंद फरमाएंगी, और क्या उस वक्त उसे हथकड़ी वगैरह लगा दी जाए या नहीं। बारान ने जवाब देते हुए कहा। 0 रूम में मुलाकात होगी और हथकड़ी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक है, अगर उस जैसे 10 आदमी भी इकट्ठे आ जाए तो मैं एक लम्हे में उन सबको नाकारा कर सकती हूँ, समझे। मादाम कोमो ने इंतहाई तलख लहजे में कहा, और फिर रिसीवर रख कर वो सर झटकती हुई अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई। इमरान को चूँकि अपनी गिरफ्तारी के मंसूबे का पहले से ही इल्म था, इसलिए जूलिया और उसके साथियों से मिलने के बाद वो टैक्सी के ज़रिए जब वापस होटल शंघाई पहुंचा तो उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो वाकई इंतहाई तवील सफ़र तय करके आया हो।
उसके चेहरे से इंतहाई थकावट नुमाया थी और फिर कमरे में आते ही वो बिस्तर पर ढेर हो गया और चंद लम्हों बाद ही कमरा उसके ऊंचे खर्राटों से गूंजने लगा। लेकिन उसकी नीमबाज आंखें दरवाजे पर ही जमी हुई थी। वो गिरफ्तार होने के लिए तो तैयार था, लेकिन मरने के लिए तैयार ना था। और मुजरिमों का कोई पता ना था कि सारा दिन उसकी गुमशुदगी की वजह से उन्होंने क्या फ़ैसला कर लिया हो। लेकिन चंद लम्हों बाद जब उसने की होल से दूधिया रंग की गैस के भभके कमरे में दाखिल होते हुए देखे तो उसे इत्मीनान हो गया कि कोमो ने अपना पहला प्रोग्राम तब्दील नहीं किया और उसका मकसद सिर्फ गिरफ्तारी ही है। उसने सांस रोक लिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे का ऑटोमेटिक लॉक खुलने की आवाज़ सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खोलकर एक दरमियाने कद लेकिन भारी जिस्म का बाचानी अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी नाक पर रुमाल रखा हुआ था। उसके पीछे एक दुबला पतला नौजवान था जिसके हाथों में मशीन गन थी। पहले आने वाले ने जल्दी से आगे बढ़कर कमरे की उगबी खिड़की खोल दी। मशीन गन बरदार की नाक पर भी रुमाल बंधा हुआ था। खिड़की खोलने के बाद वो चंद लम्हों तक उसके बेड के पास खड़े रहे। फिर उन दोनों ने ही अपनी नाक पर मौजूद रुमाल हटा दिए। इस भारी जिस्म वाले ने आगे बढ़कर इमरान की नब्ज़ चेक करना शुरू कर दी और फिर मुतमईन अंदाज में पीछे हट गया। खिड़की बंद कर दो पेचो, मैं मैदाम को कॉल कर लूँ, उस भारी जिस्म वाले ने मशीन गन बरदार से कहा और वह सर हिलाता हुआ खिड़की की तरफ बढ़ गया। उसने खिड़की बंद की और फिर पीछे हटाया। दरवाज़ा लॉक है ना? भारी जिस्म वाले ने दोबारा उस पेचो से पूछा। यस बॉस, पेचो ने जवाब देते हुए कहा। और उस बॉस ने जेब से एक चौकोर डब्बा सा निकाला और उसके कोने में मौजूद बटन दबा दिया। वो अपने आप को फ़ान कह रहा था और मादाम को पुकार रहा था। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर पर एक इंतहाई मुतरन्नम निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाली का लहजा इस कदर मुतरन्नम था कि इमरान सोचने लगा कि कोमो के हुस्न के बारे में उसने जो कुछ सुना है, कोमो लाजमन उससे कहीं ज़्यादा हसीन होगी। कोमो ने जवाना को तलाश न करने का हुक्म दिया था और इमरान को जोटान जजीरे पर पहुंचाने के लिए कहा था। चुनांचे इमरान अब मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो चुका था और फिर वाकई इस फ़ान और पेचो ने मिलकर इमरान को उठाया। फ़ान ने उसे कंधे पर लादा और वो कमरे से निकलकर फायर डोर के ज़रिए होटल की उगबी गली में पहुंच गए और फिर एक बड़ी सी कार की उगबी सीटों के दरमियान इमरान को लिटा दिया गया और फिर पेचो मशीन गन लेकर उगबी सीट पर बैठ गया जबकि ड्राइविंग सीट पर फ़ान था। कार तकरीबन आधे घंटे तक मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ने के बाद ऐसी जगह जाकर रुक गई जहाँ से पानी का शोर साफ सुनाई दे रहा था और इमरान समझ गया कि वह साहिल समंदर पर पहुँच गए हैं और अब उनके सफ़र का दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। और फिर वही हुआ। उसे कार से निकालकर एक जदीद किस्म की मोटर बोट के नीचे बने हुए कमरे में डाल दिया गया। वहाँ भी एक मुसल्ला आदमी मुसलसल मौजूद रहा, लेकिन ये पेचो ना था, कोई और आदमी था। मोटर बोट इमरान के अंदाजे के मुताबिक 1.5 घंटे तक इंतहाई तेज़ रफ्तारी से चलती रही, फिर रुक गई। काफ़ी देर तक रुकी रही, उसके बाद एक बार फिर हरकत में आई और आगे बढ़ने लगी, लेकिन अब उसकी रफ्तार बेहद आहिस्ता थी। तकरीबन 10 मिनट बाद वो दोबारा रुकी और चंद लम्हों बाद उस कमरे का दरवाज़ा खुला जिसके फर्श पर इमरान बाज़ाहिर बेहोश पड़ा हुआ था। आने वाले 4 अफराद थे, जिनमें से एक तो जवाना की तरह देव हैकल था। वो अपने खदो खाल से एक्रीमियन लगता था। सबसे आगे एक लंबे कद और दुबले जिस्म का आदमी था। उसने अपने पीछे खड़े हुए अफराद से मुखातिब होकर कहा, गैरेट, इसे उठाकर 0 रूम में पहुंचा दो। मादाम सुबह नाश्ते के बाद इससे मुलाकात करेंगी। आदमी जो जिस्मानी लिहाज से दुबला था, लेकिन उसका लहजा उसकी जसामत की निस्बत कहीं ज़्यादा भारी था। यस बॉस, पीछे खड़े हुए अफराद ने कहा और फिर उनमें से वही जवाना जैसा देव हैकल आदमी आगे बढ़ा और उसने झुककर इमरान को उठाया और कंधे पर लाद लिया। इमरान ने अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पर ढीला छोड़ा हुआ था ताकि उन्हें किसी तरह भी ये शक न पड़ सके कि वो बेहोश नहीं है। मोटर बोट से निकालकर उसे वीरान जजीरे पर लाया गया और फिर एक जगह सीढ़ियाँ उतरकर वो काफ़ी गहराई में गए। इमरान ने देखा कि बहुत वसी और शानदार इमारत अंडरग्राउंड बनी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसे एक खासे बड़े कमरे में पहुंचा दिया गया जहां एक कोने में स्ट्रेचर नुमा बेड रखा हुआ था। इमरान को इस बेड पर लिटा दिया गया और फिर उसे ले आने वाले वापस चले गए और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया। वाह, ये तो अच्छी खासी मेहमानी हो रही है, इमरान ने दरवाज़ा बंद होते ही उठकर बैठते हुए कहा। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। उसने तेज़ नज़रों से कमरे का जायज़ा लिया। एक तरफ चंद कुर्सियाँ दीवार के साथ लगी हुई मौजूद थी। कमरे का सिर्फ एक दरवाज़ा था जो फौलादी था और बाहर से बंद था। छत नीची थी और उसके अंदर एक ट्यूबलाइट जल रही थी। इमरान बेड से नीचे उतरा और तेज़ तेज़ कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसने अपने कदमों की आवाज़ ना पैदा होने दी। दरवाजे से कान लगाकर वो बाहर की आवाज़ें सुनता रहा और जल्द ही उसे मालूम हो गया कि बाहर दरवाजे से बिल्कुल मुत्तसिल 2 अफराद मौजूद हैं। इमरान मुस्कुराता हुआ वापस मुड़ा
और फिर वापस अपने बेड पर आकर लेट गया। उसने बड़ी एहतियात से अपने दाएं कान के अंदर छोटी उंगली डालकर उसे मखसूस अंदाज में दाएं बाएं घुमाया और उसके साथ ही उसके कान में ऐसी हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी जैसे पानी का शोर हो लेकिन दूर से आ रहा हो। क्या पोजीशन है जवाना? इमरान ने बड़बड़ाते हुए अंदाज में कहा। बॉस, मैं जजीरे के मगरिब में वाक़ एक छोटे से टापू के करीब मौजूद हूँ। ये टापू बिल्कुल वीरान है और बेहद छोटा है। मेरे पास लॉन्च है। इमरान के कान में जवाना की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। तुमने चेक किया कि मोटर बोट को कैसे जजीरे तक ले जाया गया है? इमरान ने उसी तरह बड़बड़ाते हुए पूछा। यस बॉस, नाइट टेलीस्कोप की मदद से मैंने सारा मंजर वाज़े तौर पर देख लिया है। आपकी मोटर बोट से सुर्ख रंग की लाइट से 3 बार इशारा दिया गया। पहली बार काफ़ी देर तक, दूसरी बार हल्का और तीसरी बार फिर काफ़ी देर तक। इसके बाद जजीरे से भी उसी तरह जवाब दिया गया। इसके बाद काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही और फिर जजीरे से सब्ज़ लाइट का 3 बार इशारा दिया गया और आपकी मोटर बोट आगे बढ़कर जजीरे तक पहुंच गई। जजीरे पर इस वक्त 10 मुसल्लह अफराद मौजूद थे, जिनमें से 5 मोटर बोट में गए और फिर वो आपको उठाकर वापस जजीरे पर आए और कहीं नीचे ज़मीन में उतरकर गायब हो गए। मोटर बोट मुड़कर पहले आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई समंदर की तरफ गई और फिर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़कर नज़रों से ओझल हो गई। जवाना ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। तुम गोताखोरी का लिबास ले आए हो? इमरान ने पूछा। यस बॉस, जवाना ने जवाब दिया। ओके, अब तुम ऐसा करो कि लिबास पहनकर समंदर में उतरो और तकरीबन 10 मीटर की गहराई पर जाकर जजीरे की तरफ बढ़ने लगो। मेरा ख्याल है कि जजीरे के गिर्द बारूदी सुरंगें बिछी हुई है, उनका ख्याल रखना। जजीरे पर पहुंचकर किसी ऐसे आदमी का रूप इख्तियार करना जिसके ज़रिए तुम बाकी प्लान मुकम्मल कर सको। इमरान ने उसे हिदायत देते हुए कहा। बॉस, मैंने एक ऐसे आदमी को देखा है जो तकरीबन मेरे कदो कामत का है। अगर आप कहें तो मैं जजीरे पर पहुंचकर उसके रूप में आ जाऊं। इस तरह मैं आसानी से काम कर सकूंगा। मैं उसका मेकअप भी आसानी से कर लूँगा और इस वक्त वो जजीरे के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद है। ओवर, जवाना ने कहा। ये वही आदमी है जो जजीरे से उतरकर मोटर बोट में जाने वालों में शामिल था? इमरान ने पूछा। यस बॉस, और उसने आपको कंधे पर उठाया हुआ था और वो अब भी 4 अफराद के साथ वहीं जजीरे के ऊपर मौजूद है। मैं इसे चेक कर रहा हूँ, जवाना ने जवाब दिया। ओह, फिर तो बहुत अच्छा है। उसका नाम गैरेट है और वो एक्रीनियन लगता है। काम ऐसा करना कि किसी को इस तब्दीली का इल्म ही ना हो सके और तुम पर शक भी कोई ना कर सके। और फिर बाकी प्लानिंग का तो तुम्हें इल्म है कि तुमने किस तरह मेरे हमशक्ल के बारे में बात करनी है, इमरान ने कहा। आप बेफिक्र रहे बॉस, मैं इससे जजीरे के अंदरूनी हिस्से और वहाँ मौजूद अफराद के बारे में हर किस्म की पूरी तफसील भी मालूम कर लूँगा, जवाना ने जवाब दिया। ओके, सब काम इंतहाई एहतियात से करना। गुड बाय, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर दोबारा कान में छोटी उंगली डालकर उसने पहले से मुखालिफ सिमत में घुमाया और फिर इत्मीनान से आंखें बंद करके सोने की कोशिश में मसरूफ़ हो गया। उसे मालूम था कि मादाम कोमो से मुलाकात नाश्ते के बाद होनी है, इसलिए उसने सोचा कि वो भी कुछ देर आराम कर ले और फिर उसे वाकई नींद आ गई। फिर खटके की आवाज़ से इमरान की आंखें खुद ब खुद खुल गई। एक लम्हे के लिए तो उसे याद ही ना आया कि वो कहाँ मौजूद है, लेकिन दूसरे ही लम्हे साबिका वाक़यात उसके जहन में घूम गए और उसने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। ये खटका फौलादी दरवाजे खुलने का था। इमरान ने नीमबाज आंखों से देखा तो कमरे में 2 मुसल्लह अफराद दरवाज़ा खोलकर दाखिल हो रहे थे। दोनों की मशीन गनें उनके कंधों से लटकी हुई थी। उनमें से एक के हाथ में एक छोटी सी बोतल थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाते इमरान के करीब आए और उनमें से एक ने शीशी का ढक्कन खोलकर शीशी इमरान की नाक से लगा दी। इमरान ने सांस रोक लिया क्योंकि वो समझ गया था कि ये इस गैस का तोड़ किया जा रहा है और चूंकि वो सिरे से बेहोश हुआ ही ना था, इसलिए अब ये गैस उस पर लाजमन रिएक्शन करती। चंद लम्हों तक शीशी इमरान की नाक से लगाकर उस आदमी ने शीशी हटाई और ढक्कन लगाकर उसे जेब में डाल लिया और फिर वह दोनों 2 कदम पीछे हटकर खड़े हो गए। मशीन गनें उन्होंने कांधों से उतारकर हाथों में ले ली थी। इमरान ने होश में आने की अदाकारी शुरू कर दी और फिर ना सिर्फ वो झटके से उठकर बैठ गया बल्कि इस तरह इधर उधर देखने लगा जैसे उसकी समझ में ना आ रहा हो कि वो कहाँ पहुँच गया है। कमाल है, रातों रात होटल का कमरा भी बदल गया और सामान भी, और मुअद्दिब वेटरों की जगह मुसल्ला वेटर आ गए, इमरान ने हैरत ज़दा अंदाज में कहा। तुम्हारा नाम अली इमरान है ना? एक मुसल्ला आदमी ने करख्त लहजे में कहा। हाँ, तो क्या मेरा नाम भी बदल गया है? मेरा मतलब है होटल के साथ साथ, इमरान के लहजे में हैरत थी। सुनो मिस्टर इमरान, तुम इस वक्त मादाम कोमो के अड्डे पर हो और मादाम कोमो जहाँ इंतहाई रहमदिल है वहाँ वो इंतहाई सफाक भी है। अगर तुमने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हें एक लम्हे में गोलियों से भून डाला जाएगा।
उस आदमी ने सख्त लहजे में कहा,